हेलो गाइस, आज हम लेके हैं आपके लिए विद्युतिक वायरिंग यानी इलेक्ट्रिक वायरिंग का चैप्टर फर्स्ट यानी कि पार्ट फर्स्ट लेके हैं। हमें विद्युतिक वायरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसलिए कि विद्युतिक वायरिंग की आवश्यकता क्यों पड़ी। हमें लाइट आ रही थी, लेकिन जब जहाँ से उत्पन्न हो रही थी वहाँ से तो हमने पारेषण या वितरण के द्वारा ले आए, लेकिन जब घरों में डायरेक्ट नहीं ले सकते, प्रत्येक परिपथ के लिए या प्रत्येक लैंप के लिए, पंखे के लिए, ट्यूबलाइट के लिए, इन सब के लिए अलग अलग बिंदु लेने हैं। इसलिए हमें क्या पड़ी, वायरिंग की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, प्रत्येक रूम के लिए, कक्ष के लिए अलग अलग लैंपों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए प्रत्येक कक्ष के लिए अलग अलग हमने क्या ली, वायरिंग ली। ठीक है, तो वायरिंग का क्या महत्व है ये पढ़ेंगे। वायरिंग में कौन कौन सी सामग्री प्रयोग करते हैं, कौन कौन से यंत्र आते हैं, कौन कौन सी नियंत्रण युक्ति आती है, वो सभी चीज़ हम इसके अंदर विद्युतिक वायरिंग के अंदर पढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं। पहला दे रखा है वर्तमान युग में। ठीक है, वर्तमान युग में विद्युत शक्ति का महत्व इतना बढ़ गया है कि हमारे दैनिक जीवन की एक मूलभूत आवश्यकता बन गई है। जो विद्युत है ये हमारे जीवन की क्या बन गई, एक मूलभूत आवश्यकता बन गई है। यह विद्युत शक्ति विद्युत उत्पादन केंद्रों से ट्रांसमिशन एवं डिस्ट्रीब्यूशन, जो ट्रांसमिशन है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइनों के द्वारा उपभोक्ता स्थल तक पहुंचती है। जहाँ से उत्पन्न हुई वहाँ पर उत्पादन केंद्र बोलते हैं। ट्रांसमिशन पारेषण लाइन होती है, यानी पारेषण के द्वारा घरों में आती है। किसके द्वारा, पारेषण के द्वारा। ठीक है, जो आपके पास ट्रांसमिशन होती है उसको बोलते हैं पारेषण। पारेषण और जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसको बोलते हैं वितरण, बोलते हैं वितरण। ठीक है, इसके द्वारा कहाँ पर पहुँचती है, हमारे घरों तक या उपभोक्ता स्थल तक। कहाँ तक बोल सकते हो, घरों तक, घरों तक। ठीक है, उसके बाद चलते हैं। अतः किसी भवन, कार्यशाला, उद्योगशाला आदि में विद्युत शक्ति की आपूर्ति हेतु मुख्य विद्युत लाइन से संयोजन किया जाता है। यह संयोजन ही विद्युतिक वायरिंग कहलाती है। अब आपको पूछ लिया विद्युतिक वायरिंग क्या होती है, तो विद्युतिक वायरिंग होती है अतः किसी भवन, कार्यशाला या प्रयोगशाला, ठीक है, किसके अंदर, तीनों के अंदर, या किसी और भी चीज़ वस्तु के अंदर कर सकते हो। किसी भवन, कार्यशाला, उद्योगशाला आदि में विद्युत शक्ति की आपूर्ति हेतु मुख्य विद्युत लाइन से संयोजन किया जाता है। यह संयोजन ही हमारी क्या कहलाती है, विद्युतिक वायरिंग कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक बोलता है हमारा, विद्युत धारा के सुगम प्रचालन के लिए विद्युतिक वायरिंग विभिन्न प्रकार से की जाती है, जिसका चयन विद्युत परिपथों की संख्या किसके ऊपर निर्भर करता है, जिसका चयन विद्युत परिपथों की संख्या, फेज, सिंगल फेज है या थ्री फेज है, फेज की संख्या पर, वोल्ट और वोल्टेज, भवन का क्षेत्रफल, जो भवन का कक्ष का क्षेत्रफल है उसके आकार इत्यादि को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, विद्युतिक वायरिंग करते हैं। रख कर क्या किया जाता है, विद्युतिक वायरिंग की जाती है। ठीक है, अब उसके बाद है विद्युतिक वायरिंग की स्थापना पूर्ण सुरक्षा गुणांक एवं भारतीय विद्युत नियमों के अंतर्गत संपन्न की जानी चाहिए। इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल, जो इंडियन रूल है वो कौन से नियम के अनुसार की जानी चाहिए, 1956, किसके द्वारा, नियम नंबर 1956 के द्वारा की जानी चाहिए हमारे पास। ठीक है, जो वायरिंग करते हैं वो कौन से नियम के अनुसार, 1956 नियम के अनुसार की जानी चाहिए। ठीक है, तो चलते नियम में क्या क्या होता है। अब दे रखा है वैद्युतिक वायरिंग, पहला पॉइंट है वैद्युतिक वायरिंग संबंधित भारतीय विद्युत नियम, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी आई रूल्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल वायरिंग। ठीक है, BIS की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, यानी कि आप ब्रिटिश ऑफ कहीं कर दो तो BIS की फुल फॉर्म क्या होती है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, उसके बाद होता है एनी कोड। एनी कोड की क्या होती है, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड। ठीक है, एन का मतलब होता है नेशनल, किसका, एन का मतलब होता है नेशनल, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल और कोड का मतलब कोड होता है। और BIS की होती है ब्यूरो ऑफ इंडियन
स्टैंडर्ड, ठीक है। और हमारे पास NE का आएगा, हमारे पास किसका NE का आएगा, नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड के अंतर्गत वैद्युतिक वायरिंग के कुछ संबंध नियम दिए गए, जिसमें पहला पॉइंट होता है हमारे पास वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना। जो वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना होती है, वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना एवं उसका मरम्मत मरम्मत कार्य किसी लाइसेंस धारी ठेकेदार से ही किया जाना चाहिए या करवाया जाना चाहिए। जिसके पास लाइसेंस नहीं है, यानी जिसके पास किसका वायरिंग का सर्टिफिकेट नहीं है या लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस नहीं, उसके पास हमें वायरिंग नहीं करवानी चाहिए, ठीक है। चाहे उसको कितना ही संपन्न हो, लेकिन उससे हमें क्या नहीं करानी चाहिए, वायरिंग नहीं करानी चाहिए, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर हो गया, वैद्युतिक वायरिंग की स्थापना एवं उसका मरम्मत का कार्य किसी लाइसेंसधारी ठेकेदार से ही कराया जाना चाहिए। जिसके पास लाइसेंस नहीं, उसके पास हमें वायरिंग नहीं करानी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 तो होता है वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सामग्री ISI युक्त होनी चाहिए। कौन सी होनी चाहिए, ISI, ठीक है। अगर ISI युक्त नहीं है तो उसको प्रयोग में नहीं करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कहीं पर भी जल्दी शॉर्ट सर्किट हो सकती है। अगर ISI है तो ISI के द्वारा ये होता है कि हमें बाज़ारों में इसके 2 कैसे बच सकते हैं, उच्च गुणवत्ता है, उच्च उत्पादन है, उच्च वोल्टेज सहन कर सकती है, ठीक है। तो ISI क्या है, हमारे जो उपकरण होते हैं उनको एक अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति मिली हुई है कि आप ISI चिन्ह प्रयोग कीजिए, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट हो गया वैद्युतिक वायरिंग में प्रयुक्त सहायक सामग्री कैसी होनी चाहिए, ISI युक्त होनी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट तीसरा है हमारे पास वैद्युतिक वायरिंग को उप परिपथों में विभक्त किया जाना चाहिए, जो लाइट एंड फैन तथा पावर के लिए पृथक होता है। एक तो होता है आपके पास लाइट एंड फैन, एक होता है पावर के लिए। जो लाइट एंड फैन होता है और सामान्यतः हमारे पास लैंप के लिए हो गया, पंखे के लिए हो गया, ठीक है। किसके लिए, जो लाइट वाला होता है, ये वाला, ठीक है, लाइट वाला होता है हमारे पास। ये किसके लिए प्रयोग करते हैं, लाइट वाला, लैंप या ट्यूबलाइट, LED, छत पंखा, आदि के लिए, ठीक है। जबकि अब हमारे पास पावर के लिए, जहाँ पर लोड का मान और इसकी एम्पीयर क्षमता कितनी होती है, 5 एम्पीयर और 240 वोल्टेज, ठीक है। अब चलते हैं लाइट में, लाइट हो गया, पावर में चलते हैं। जो पावर होता है, कहने को जैसे गीजर चलता है हमारे पास, कौन सा, गीजर हो गया, फ्रेश हो गई, यानी जिसकी विद्युत धारा वहन क्षमता अधिक होती है, वो जिसका मान लोड का मान अधिक होता है, तो इसकी क्षमता होती है हमारे पास 16 एम्पीयर, 240 वोल्टेज, ठीक है। जो ये कहने का मतलब लाइट बैंड परिपथ कौन सा होता है, जिसका मान लोड का मान कम होता है। जैसे हमारे पास लैंप होता है 100 वाट का होता है, 60 वाट का भी होता है, ठीक है। LED होती है 12 वाट की भी होती है, 10 वाट की भी, 6 वाट की भी होती है। पंखा होता है 60 वाट, जो छत का पंखा होता है, कौन सा, छत का पंखा, ये कितने का होता है, 60 वाट का। तो कम लोड के लिए होता है वो 5 एम्पीयर 240 वोल्टेज। और जो अधिक लोड की होती है, जैसे गीजर होता है, गीजर आता है हमारे पास 1000 वाट का भी आता है, 2000 का भी आता है, 5000 वाट का भी आता है। फ्रेश होती है 750 वाटेज की भी आती है, 800 वाटेज की भी आती है, ठीक है। तो अधिक वाटेज के लिए यानी पावर परिपथ हो गया, ठीक है। तो एक तो लाइट के लिए, एक पावर के लिए, 2 परिपथों में बांटा गया है, ठीक है। चौथा पॉइंट चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, जो हमारे पास लाइट एंड फैन के प्रत्येक उप परिपथ में 10 से अधिक, जो लाइट वाला परिपथ आपके पास, कौन सा, लाइट वाला, ठीक है। ये लाइट वाला आपके पास कौन सा, लाइट एंड फैन परिपथ दिखा रखा है। इसमें जो आपके पास बिंदु, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया, ये पांचवा, इसमें ये कुल मिलाकर किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 10 से अधिक। किससे, 10 से
अधिक नहीं होनी चाहिए, 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, अधिक नहीं, ठीक है। 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, बाकी 10 के बीच में कितने भी हो सकते हैं, लेकिन 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये किसके लिए होगा, लाइट एंड परिपथ के लिए। पावर के लिए देखते हैं, ठीक है। तो पावर के लिए कितना हो गया, अब इसमें दोनों एक साथ दे रखे हैं। ये ऊपर वाला किसके लिए हो गया, लाइट, और नीचे वाला पावर। पावर के लिए कितने नहीं होनी चाहिए, एक इसके लिए हो गया, ये दो, तो ये तो इन दोनों के लिए एक और दो, यानी दो उपभोग बिंदु होने चाहिए, कितने, दो। लाइट के लिए 10 से अधिक नहीं होनी चाहिए और पावर में 2 से अधिक नहीं होनी, लाइट में 10 तक, इसमें 2, ठीक है। आपको पूछिए लाइट एंड पेन परिपथ होता है, उसमें उपयोग बिंदुओं की संख्या अधिकतम कितनी रखी जाती है, 10, ठीक है। कितनी रखी जाती है, 10। और ये पूछ ले पावर परिपथ होता है, उसके अंदर है उपभोक्ता बिंदुओं की अधिकतम संख्या कितनी रखी जाती है, 2, ठीक है। तो ये हमारे पास पॉइंट यही बोल रहा है, जो हमारे पास लाइट एंड फैन परिपथ है, उप परिपथ में अधिकतम 10 से अधिक नहीं होना चाहिए, और जो पावर है उसमें 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 भी क्लियर हो गया। चलते हैं 5वें पे। 5वां है लाइट एंड फैन परिपथ का कुल लोड होता है वो 800 वाट होना चाहिए। जो लाइट एंड फैन परिपथ होता है किसका, लाइट एंड परिपथ का, लाइट एंड फैन का, इसका अधिकतम लोड कितना, अधिकतम कितना होना चाहिए, 800। 800 से कम हो सकता है लेकिन अधिक नहीं, 800 तक, अधिक नहीं हो सकता, जबकि कितना, 800 वाट तक, ठीक है, 800 वाट तक। और पावर परिपथ का होता है कितना होना चाहिए, 3000 वाट। 3000 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, चाहे आप 1500 के 2 लगा सकते हो, या 2000 और 1000 के 2 लगा सकते हो, 2500 500 के लगा सकते हो, लेकिन आप 2000 4000 वाट के नहीं लगा सकते, ठीक है। पावर परिपथ में 2 बिंदु होते हैं, उनके लोड कितना होना चाहिए, 3000 वाट। जबकि जो लाइट एंड फैन परिपथ होता है उसमें आप एक लोड 80 वाट का और 10 लगा सकते हो, तो क्योंकि 10 × 80 करोगे तो वही आपके पास 800 वाट आएगा, लेकिन 800 वाट से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। 5वां पॉइंट भी क्लियर। टॉपिक नंबर 6 में चलते हैं। नियंत्रण स्विच की बोर्ड की ऊंचाई, जो हमारे पास नियंत्रण स्विच है, ठीक है, कौन सा नियंत्रण स्विच है, इसकी फर्श से ऊंचाई 1.3 मीटर है। जैसे मान लिया आपके पास ये क्या है, फर्श है, क्या है, ये आपका क्या है, फर्श, ठीक है। मान लिया ये हमारा क्या है, स्विच बोर्ड बना हुआ है, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की फर्श से ऊंचाई होनी चाहिए इसकी 1.3 मीटर, कितनी, 1.3 मीटर, ठीक है। और यह प्रवेश द्वार के निकट बाईं तरफ की साइड, बाईं तरफ यानी लेफ्ट और स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे आप सीधा एंटर करते आपका हाथ आसानी से वहाँ पर पहुँच जाए, ठीक है। ये कंफर्म हो गया। जो नियंत्रण स्विच की ऊंचाई होती है वो फर्श से कितनी होनी चाहिए, 1.3 होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, 1.3 मीटर होनी चाहिए, ठीक है। किसकी, नियंत्रण स्विच, जैसे आप ट्यूबलाइट का, बल्ब का, इनका स्विच होता है उसकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 1.3, ठीक है, ठीक है। टॉपिक नंबर 6 पॉइंट नंबर 7 में चलते हैं। स्नानघर में स्थापित लैंप आदि का स्विच स्नानघर के बाहर की दीवार पर स्थापित किया जाना चाहिए। यदि स्नानघर के अंदर स्विच स्थापित करना आवश्यक हो तो पूर्णतः जलरोधी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, वाटरप्रूफ या जलरोधी होना चाहिए, ठीक है। किसके अंदर, अगर आप अंदर स्थापित कर रहे हो, ठीक है, अंदर स्थापित कर रहे हो तो क्या होना चाहिए, जलरोधी होना चाहिए या वाटरप्रूफ होना चाहिए, ठीक है। 8वां टॉपिक, सामान्यतः सर्किट सामान्यतः 3 पिन वाला हो स्थापित किया जाना चाहिए और इसका बूस्ट संयोजन पिन आवश्यक रूप से रद्द किया जाना चाहिए। जो सॉकेट होता है 3 पिन सॉकेट, वो कैसा होना चाहिए, 3 पिन होना चाहिए। और 3 पिन ही क्यों लेना चाहिए, जैसे मान लो आपने इस पर प्लग लगाया,
इस पे आता है एक, तो बड़ी वाली आती है, और दो आती है छोटी। ये वाली बड़ी क्यों रखी जाती है? ये वाली होती है अर्थ पिन आपकी, कौन सी? अर्थ। और ये एक फेज के लिए और एक होती है न्यूट्रल के लिए, ठीक है। तो इसीलिए इसको बड़ा रखा जाता है, क्योंकि जिसका मान व्यास जितना बड़ा होगा उसका आर उतना ही क्या होगा, कम होगा। कम होगा तो उसके अंदर लीकेज धारा होगी, वो उतनी अधिक चली जाएगी, ठीक है। इसलिए इसको बड़ा रखा जाता है। सामान्यतः में कौन सा 3 पिन वाला सॉकेट स्थापित करना चाहिए, ठीक है। कौन सा 3 पिन वाला सॉकेट स्थापित करना चाहिए, 3 पिन, ठीक है। 3 पिन वाला सॉकेट स्थापित करना, ठीक है। 8वां पॉइंट, 9वां पॉइंट है लाइट एंड फैन परिपथ में 5 एम्पियर। अभी बताया था मैंने, जो लाइट एंड फैन परिपथ होता है हमारे पास, उसकी क्षमता कितनी होगी, 5 एम्पियर। और पावर के लिए 15 एम्पियर। वोल्टेज दोनों के लिए समान होगी 240 वोल्टेज। वोल्टेज दोनों के लिए क्या होगी, समान होगी, कितनी होगी, 240 वोल्टेज, ठीक है। टॉपिक 10, यदि सॉकेट को 1.3 मीटर से कम ऊंचाई पर स्थापित किया जाना चाहिए तो अपेक्षा ढक्कन होना चाहिए। मैंने आपको बताया था, ये फर्श, ये हमारे पास क्या नियंत्रण स्विच है, इसकी ऊंचाई 1.3 है। अगर 1.3 से भी कम है, 1.3 से कम है, तो इसके ऊपर क्या होना चाहिए, ढक्कन। ढक्कन युक्त होना चाहिए, ढक्कन युक्त होना चाहिए, ठीक है। ठीक है। 11वां, छत के पंखों की ब्लेड। जो छत के पंखे होते हैं, जैसे आपके पास हो गए, ये पंखा हो गया, इसके फर्श, ब्लेड और फर्श के बीच की, ये फर्श हो गया, इन ब्लेड के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए, न्यूनतम, इसको बोलते हैं न्यूनतम 2.4 मीटर, और अधिकतम 3 मीटर, ठीक है। दे रखी है आपको न्यूनतम कितनी, 2.4 मीटर, और अधिकतम 3 मीटर से अधिक अंतर होना चाहिए, ठीक है। जो छत के पंखे की ब्लेड और फर्श होता है, इसके बीच की न्यूनतम दूरी तो 2.4 और अधिकतम कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर, ठीक है। क्लियर। अगला पॉइंट, सभी प्रकार की लाइट की फर्श से ऊंचाई। सभी प्रकार की लाइट की फर्श से ऊंचाई का मतलब हो गया, जैसे आप यहाँ पर क्या लगा रखे हो, लैंप लगा हुआ है और ये फर्श है, तो लैंप से या फर्श से लैंप तक की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2.25 मीटर, 2.25 मीटर। अब यहाँ पर अपने पूछे 2.25, पॉइंट के बाद जो संख्या आती है उसको आप बोलते हो एक एक में 2, 5, 7, 3, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 2.25 मीटर, ठीक है। सभी प्रकार के लाइट की फर्श से ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, 2.5 मीटर से कम नहीं होनी चाहिए, अधिक हो सकती है लेकिन उससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट, लाइव या फेज चालक में फ्यूज लगाया जाना चाहिए, और सभी प्रकार की निम्नलिखित स्विच आदि चालक में स्थापित। स्विच, जो फ्यूज होता है, कौन सा, फ्यूज हमेशा फेज वायर की श्रेणी क्रम में, किसके, फेज वायर के श्रेणी में, ठीक है। और जो स्विच होता है आपका, ये भी किसमें, फेज में होनी चाहिए, किसमें, फेज में, ठीक है। न्यूट्रल में कुछ ही नहीं लगाओगे आप, क्योंकि न्यूट्रल में तो आपको पता है वैसे ही धारा नहीं बहती, तो न्यूट्रल में लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो चीज़ लगाओगे किसमें, फेज में, क्योंकि धारा किसमें प्रवाहित होती है, फेज में, ठीक है। ठीक है। अगला पॉइंट, 3 फेज जैसी लाइन में यथासंभव प्राय फेज पर लोड संतुलित रखना चाहिए। जो 3 फेज सप्लाई होती है या लाइन होती है, उसमें फेज होता है, फेज पर लोड होता है, वो संतुलित होने, समान होना चाहिए, बढ़ता घटता नहीं होना चाहिए। तीनों फेजों में क्या होना चाहिए, समान लोड होना चाहिए, और तीनों फेजों का क्रम लाल, पीला और नीले रंग द्वारा चिन्हित किया जाता है। इसको बोलते हो आप आर,
वाई बी, ठीक है, RYB। ये तो कौन सा हो गया, लाल, पीला, और ये एक हो गया नीला, ठीक है। तो RYB हमारे पास कलर कोड होता है 3 फेज का RYB, और सिंगल फेज होता है, इसमें फेज और न्यूट्रल होता है। फेज में होता है लाल और न्यूट्रल होता है काला, न्यूट्रल होता है काला। DC में वही चीज़, और एक होता है अर्थ। कौन सा होता है, अर्थ का, तो यहाँ पर लिखते हैं अर्थ, ठीक है। अर्थ का कैसा होता है, अर्थ का होता है हरा, ठीक है। अर्थ का कैसा होता है, हरा। तो आपके पूछ रहे 3 फेज होता है, उसके अंदर क्रम कौन सा होता है, RYB, रेड, येलो और ब्लू, लाल, पीला, नीला, ठीक है। सिंगल फेज के लिए पूछे तो लाल और काला, और अर्थ के लिए पूछे तो हरा, ठीक है, ठीक है। अगला पॉइंट, ठीक है, यह है मध्यम तथा उच्च वोल्टेज क्रमशः 650, जो मध्यम होती है आपकी, ठीक है, जो मध्यम होती है वो 650 होती है। कितनी होती है, 650, और ये उच्च वोल्टेज 11,000 वोल्टेज। इनको जैसे मशीन आपके पास ये ट्रांसफार्मर है, इनको क्या करनी चाहिए, दोहरी अर्थिंग करनी चाहिए। ट्रांसमिशन ट्रांसफार्मर आदि को दोहरी अर्थिंग, यानी 2 जगह से अर्थिंग की जानी चाहिए। एक तो मान लो हमने इस तरफ से कर दी अर्थिंग, एक यहाँ से भी हमें क्या करनी चाहिए, अर्थिंग करनी चाहिए, ठीक है। जिससे मान लो एक अर्थिंग काम नहीं कर रही है तो दूसरी अर्थिंग काम कर रही है कि हमारी कर सकती है, जिससे मनुष्य टच भी हो जाए तो उससे क्या होना चाहिए, झटका ना लगे, ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, दोहरी अर्थिंग की जानी चाहिए मध्यम एवं उच्च वोल्टेज वाली मशीनों पर, ठीक है। दूसरा होता है 250 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर कार्य करने वाली मशीनों के नियंत्रण स्विच पर क्या होनी चाहिए, उच्च वोल्टेज चेतावनी पट आवश्यक रूप से लगा होना चाहिए, यानी कि डेंजर। आप इसको छू सकते हो तो आपको क्या हो सकता है, करंट का झटका लग सकता है। कितनी वोल्टेज से ऊपर, 250 वोल्टेज से ऊपर क्या लगाना चाहिए आपको, डेंजर ऑफ, यानी हाई वोल्टेज ये वाला क्या होना चाहिए, आपके पास मार्क लगा होना चाहिए कि यहाँ पर खतरा है, यहाँ पर हमारे पास 250 वोल्टेज से अधिक वोल्टेज है, आपको झटका लगने का क्या, झटका लग सकता है, झटका लग सकता है, ठीक है। तो ये चेतावनी पट होना चाहिए, आवश्यक रूप से होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक 17वां, किसी भी प्रकार की नई स्थापित वैद्युतिक सप्लाई चालू करने से पूर्व मेगर नामक, कोई भी आपके पास सप्लाई ना, आपने नई वायरिंग स्थापित की है तो उसको चालू करने से पूर्व किस यंत्र के द्वारा, मेगर नामक यंत्र द्वारा लीकेज धारा का परीक्षण करना आवश्यक होता है। और जो लीकेज धारा होती है उसका मान होता है 1/5000वें भाग, 1/5000वें भाग, या अंश बोल सकते हो, 1/5000वें भाग, ठीक है। किसके बराबर होना चाहिए, 1/5000वें भाग के बराबर, ठीक है, 1/5000वें भाग के बराबर आपको दे रखा है, इसके बराबर होना चाहिए। आपको ये पूछ ले, जब नई वैद्युतिक वायरिंग स्थापित की जाती है और यंत्र यंत्र के द्वारा परीक्षण किया जाता है मेगर के द्वारा, तो लीकेज धारा का मान कितना होना चाहिए, 1/5000वें भाग बराबर होना चाहिए, 1/5000वें भाग के बराबर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, साधारण बोर्ड की मोटाई 4 सेमी से कम होनी चाहिए। जो साधारण बोर्ड होता है, सामान्यतः आप नॉर्मली यूज़ करते हो, उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, 4 सेमी से कम नहीं होनी चाहिए, 4 सेमी तो होनी चाहिए, उससे अधिक लोगे तो आपके लिए बेटर है, लेकिन मिनिमम 4 सेमी तो होनी चाहिए। जो कब्जा युक्त बोर्ड होता है उसकी मोटाई 6.5 से, ठीक है। सामान्यतः की तो आप सामान्य के तो 4 से कम नहीं ले सकते, अधिक ले सकते हो लेकिन कम नहीं ले सकते। लेकिन जो कब्जा युक्त बोर्ड होती है उसकी मोटाई होती है 6.5 से 8 सेमी,
8 से एम के बीच होनी चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। जो IE 85 के अंतर्गत ओवरहेड लाइन होती है, जो ओवरहेड लाइन होती है यानी कि दो पोल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 67 मीटर या 220 फुट से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, न्यूनतम कितनी होनी चाहिए? 220 फुट होनी चाहिए। ठीक है, या मीटर में लोगे तो 67 मीटर। ठीक है, जैसे आपके पास ये दो पोल है, इनके बीच की दूरी इधर और इधर, इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? या तो 67 मीटर या फिर 220 फुट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट अब होते हैं वायरिंग हेतु आवश्यक सामग्री। विद्युतीय वायरिंग हेतु आवश्यक सामग्री, सामग्री के अंदर कौन कौन सा आता है? कौन कौन सा आता है? क्या क्या आता है वैद्युतिक वायरिंग के अंदर? तो वायरिंग के अंदर देखते हैं वैद्युतिक वायरिंग हेतु आवश्यक सामग्री। वायरिंग करने के लिए वैद्युतिक सहायक सामग्रियों के साथ साथ कुछ अन्य सामग्रियां भी आवश्यक होती है। कुछ विशेष प्रकार की सामग्रियां निम्नलिखित है। पहला होता है बोर्ड। लकड़ी से निर्मित बोर्ड वायरिंग हेतु प्रयुक्त किए जाते हैं, जो कि विभिन्न विमाओं विभिन्न विमाओं डायमेंशन के होते हैं, जैसे 100 × 150, 100 × 150 का mm, 100 × 176 mm, 100 × 200 mm, 200 × 250 mm इत्यादि प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं लकड़ी के बोर्ड? जैसे आपके पास एक तो ये साइज़ हो गई, ठीक है, एक तो ये साइज़ हो गई, तो इसके कितने मानोगे? इसकी है 200 × 100 mm। ठीक है, 200 × 100 mm होगी इसकी। उसके बाद है ये हमारे पास कौन सा, ये वाला, तो इसकी लंबाई हमारे पास 250 × 200 mm। ठीक है, 250 × 200 mm हो गया। तो इस प्रकार के स्विच होते हैं, आप जो स्विच भी प्रयोग कर सकते हो। ठीक है, लकड़ी के बोर्ड आ गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, लोहे के बॉक्स। कंसील्ड वायरिंग में सहायक सामग्री फिट करने हेतु लोहे के बॉक्स एक और से खुले लगाए जाते हैं। ठीक है, बॉक्स होते हैं जो छोटे बॉक्स आते हैं। ये आपकी कौन सी होती है? MCB होती है। क्या होती है आपकी? MCB लगाने के लिए। लेकिन जैसे जैसे आप पॉइंट छोड़ते हो, ठीक है, इधर से खुला हुआ होता है, इधर से खुला होता है, इधर से खुला होता है, जहाँ से आप पॉइंट छोड़ते हो वहाँ पर जो बॉक्स होते हैं वो होते हैं लोहे के बॉक्स या आयरन बॉक्स। ठीक है, कंसील्ड वायरिंग में प्रयोग करते हो। ठीक है, ये भी आपका लोहे के बॉक्स के अंतर्गत आती है MCB। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये हो गया लोहे के बॉक्स। कंसील्ड वायरिंग में सहायक सामग्री फिट करने हेतु लोहे के बॉक्स एक और से खुले लगाए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगला पॉइंट हमारा वायर। आपको पता है वायरिंग करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? वायर होती है, केबल होती है। ठीक है, ठीक है, तो दे रखा है इसके अंदर वैद्युतिक वायरिंग करने हेतु विभिन्न प्रकार के तार प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे तांबे के तार हो गया, एल्युमिनियम के तार हो गया, GI तार, PVC तार, वेदरप्रूफ तार, फ्लेक्सिबल तार, ट्विन कोर तार, यानी कई प्रकार के वैद्युतिक तार प्रयोग किए जाते हैं वायरिंग के लिए। ठीक है, ठीक है, जैसे अब इसमें दर्शा रखे हैं आपके पास कौन से? RYB, R हो गया, Y और B हो गया। तो ये 3 फेज के लिए हो गया। अब इसमें आप फेज के लिए तो ये हो गया, और किसके लिए? फेज के लिए तो रेड हो गया या लाल हो गया। और जब न्यूट्रल प्रयोग करोगे तो न्यूट्रल के लिए कौन सा हो जाएगा? काला या ब्लैक। ठीक है, ठीक है, ये भी हो गया, हमारा तार भी हो गया। नेक्स्ट कौन सा है? माइका की सीटें। सॉकेट होल्डर व स्विच को फिट करने हेतु माइका की सीट प्रयुक्त की जाती है। जो बाज़ार में आजकल सफ़ेद रंग की सुंदर व चिकनी सतह वाली सीटें भी उपलब्ध है, जिन पर सॉकेट स्विच के साथ सॉकेट की कटिंग की हुई होती है। इसके अतिरिक्त लोहे के बॉक्स के आकार की सीटें भी बाजार में उपलब्ध है। जैसे आप बना रहे हो, आपके पास ये बनाना, आपको इसके ऊपर आपको कटा हुआ मिलेगा। जैसे एक स्विच के लिए हो गया, दूसरा स्विच के लिए हो गया,
और तीसरा किसके लिए, सॉकेट के लिए। इस तरह की माइका सीटें कटी हुई मिलती होगी आपको ऊपर, ठीक है। तो ये क्या होती है, माइका सीट होती है आपके पास, ठीक है। तो ये बाज़ारों में आसानी से उपलब्ध होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, पेच। वायरिंग करने हेतु लकड़ी के पेचों का प्रयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। पेचों का प्रयोग क्यों करते हैं, लकड़ी के बोर्ड, बैटन में केसिंग, केपिंग, वायरिंग इत्यादि में किया जाता है। विभिन्न विमाओं वाले पेच जैसे 12.5 mm, कितने 12.5 mm, 20 mm, 25 mm, 35 mm, 45 mm, 50, 65, 75 इत्यादि वायरिंग में प्रयुक्त होते हैं। यानी अनेकों प्रकार के क्या होते हैं, पेच मिलते हैं अनेकों प्रकार साइज के mm के, ठीक है। तो ये भी हो गया मेरे पास पेच का उपयोग क्यों करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कील। कीलों का प्रयोग बैटन वायरिंग हेतु किया जाता है। इसमें बैटन वायरिंग में लिंक क्लिप संयोजित की जाती है। विभिन्न विमाओं की कील जैसे आपको दे रखी है 12.5 mm, 20 mm, 25 mm वायरिंग में प्रयुक्त की जाती है, ठीक है। तो ये कीलें होते हैं आपको प्रयोग की जाती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं लकड़ी की गिट्टियाँ, ठीक है। लकड़ी की गिट्टियाँ तो दे रखा है इसके अंदर वुडन ब्लॉक्स। इन गिट्टियों को सीमेंट, बजरी की सहायता से लगाया जाता है ताकि वायरिंग मजबूत हो सके। कंडक्ट वायरिंग, बैटन वायरिंग, क्लैपिंग, केपिंग वायरिंग आएगी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर केसिंग आएगा। केसिंग, केपिंग वायरिंग आदि में लकड़ी की गिट्टियाँ प्रयुक्त की जाती है। कुछ चौकोर, ये क्या होती है, यानी चौकोर होती है हमारे पास, क्या होती है, चौकोर, बड़ी व चौकोर सतह दीवार के अंदर तथा छोटी सतह समाने की ओर होती है हमारे पास, ठीक है। गिट्टियों को, ठीक है, किनको, गिट्टियों को बड़ी चौकोर सतह दीवार पर या छोटी सामने वाली होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये होता है पार्ट फर्स्ट में। अब जो पार्ट सेकंड आएगा उसके अंदर लेके आएंगे उससे आगे, जैसे वैद्युत वायरिंग सामग्रियाँ, उपकरण, स्विच, लैंप होल्डर, फ्यूज। तो आगे नेक्स्ट हमारा सेकंड पार्ट जल्दी आएगा, तो जल्द पार्ट हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट का भी देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो। और हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को क्या करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। धन्यवाद।